गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर ऐश्वर्या फ्रॉम माधोबाग। आपको पता है आज हमारे वेबिनार का टॉपिक है कि डायबिटीज एंड आई रिलेटेड इश्यूज। तो क्या आपको ये पता है कि हमारे इंडिया में स्टैटिस्टिक ये कहता है कि 101 मिलियन से भी ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। और उनमें जो 21% लोग हैं उन्हें डायबिटीज के कारण विजन इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम होती है। और 2.4% लोग ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज के वजह से कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो गया है। तो ये नंबर बहुत ज्यादा ज्यादा गंभीर समस्या है। आप सबको पता है कि अनकंट्रोल्ड जो शुगर होती है उसके वजह से हमारे डायरेक्टली आई साइट पे अफेक्ट करती है। तो इसके वजह से हमें रेटिनोपैथी, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा या फिर ब्लर विजन ऐसी सारी समस्याएं होने लगती है। लेकिन डोंट वरी, इन सारी समस्याओं को रोकने के लिए और इन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे माधोबाग के एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर विपिन गोंड सर, जो कि हमारे माधोबाग में पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने आज तक 5,000 से भी ज्यादा डायबिटिक के पेशेंट्स को ट्रीट किया है। गुड आफ्टरनून विपिन सर। सर आप यस, गुड आफ्टरनून। अनम्यूट कीजिए। 1 मिनट सर। स्पॉटलाइट का कुछ इश्यू है शायद। 1 मिनट। हाँ। ओके। यस, ओके, यस, थैंक एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस। यस मैम, गुड आफ्टरनून ऑल। सर जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारा जो टॉपिक है वेबिनार का कि डायबिटीज विथ आई रिलेटेड इश्यूज, तो सबको पता है कि और सबका ऐसा ही मानना होता है अगर हमें डायबिटीज है तो आगे जाके इस शुगर लेवल के कारण हमारे विजन में कुछ तो इश्यू होने वाला है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली डायबिटीज में ऐसा क्या होता है, शुगर लेवल इंक्रीज होने की वजह से आई में ऐसे क्या चेंजेस आ जाते हैं जिसके वजह से ये सारे इश्यूज होते हैं। यस मैम, सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपको कि आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज इस वेबिनार में प्रेजेंट करने का मौका दिया है मुझे। ये आई जो है हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऑर्गन है। जिस अगर आईज नहीं है, हमारे आंखें नहीं है, तो अब इमेजिन करो कि कैसे हमारी लाइफ होगी। बिल्कुल ब्लैक होगी, वाइट भी नहीं होगा, उसमें पूरा ब्लैक ही होगा। राइट, तो ये आँख हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, और इसे संभाल के रखना, इसका अच्छी तरीके से हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। और इसे किसी भी तरीके से खराब नहीं होना चाहिए, इसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में और इंडिया में भी आप देखोगे तो ब्लाइंडनेस के प्रॉब्लम्स अभी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ब्लाइंडनेस मतलब किसी को कम दिखता है या फिर ब्लरी दिखता है या फिर धुंधुला बोलते हैं ना, धुंधुला जैसे कोहरा छा जाता है उस तरीके से दिखता है। किसी किसी को लाइट जो है वो रिंग की तरह दिखने लगती है, या फिर कभी कभी डबल डबल दिखने लगता है। किसी व्यक्ति को ऐसा भी होता है कि बार बार आंखों के इन्फेक्शन होते हैं। तो ये जो सभी छोटे छोटे मोटे जो चीजें हैं, ये आगे चलकर ब्लाइंडनेस यानी कि आंख की रोशनी चली जाना, यहाँ तक ये सारे प्रॉब्लम्स लैंड अप हो जाते हैं। और डायबिटीज पेशेंट में ये सबसे ज्यादा कॉमन है, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस ये बहुत ही ज्यादा होते हैं कंपेयर टू नॉन डायबिटीज पेशेंट। तो डायबिटीज पेशेंट ने खास अपने आंखों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के वेबिनार में मैं कोशिश करूंगा कि सभी पॉइंट्स जो है वो कवर करूं। आपको कुछ टिप्स भी मैं दे सकूं ताकि आप आपके आंख का ख्याल रख सके। और डायबिटीज अगर आपको है तो डायबिटीज से भी किस तरीके से हम छुटकारा पा सकते हैं, और डायबिटीज होते हुए भी हमारे आंखों की रोशनी का ध्यान हम किस तरीके से रख सकते हैं, ये सभी कुछ आज हम इस वेबिनार में कवर करने वाले हैं। तो ऐश्वर्या मैडम, अगर आप अपॉर्चुनिटी दो तो मैं एक स्लाइड शेयर करके थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं कि आंख कैसे होता है और उसमें प्रॉब्लम्स कैसे हो जाते हैं, थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं। फिर आगे जब डिस्कशन करेंगे हम तो थोड़ा सा ज्यादा कनेक्ट होगा चीजें। ओके सर। यस, तो मैं जस्ट अभी अपना एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस, तो आंख जनरली हम मेडिकल साइंस में जब पढ़ नहीं होता है, ये अभी हम हाफ देख रहे हैं। राइट, तो आंख का एक सफेद पार्ट होता है जिसको स्क्लेरा बोलते हैं, फिर एक
बीच में ब्लैक कलर का एक पार्ट होता है जिसको आइरिस बोलते हैं, और बीचों बीच में एक छोटा सा ब्लैक डॉट होता है जिसको प्यूपिल्स बोलते हैं। राइट, और इसके ऊपर हमारे आँख के कवरिंग्स होते हैं जिसे हम ब्लिंक कर रहे हैं, ये हमारा पाल्पेब्रा बोलते हैं जिसको, तो इसको हम ब्लिंक कर रहे हैं। राइट, तो इस तरीके का आँख हमें दिखता है, बट विजन के लिए आपको कंप्लीट इस तरीके का आँख अंदर से हमारा होता है। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये किसी भी, अगर ये ऑर्गन जो भी हम देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर एक मसल देख रहे हैं, यहाँ पर एक आगे लेंस भी लगी हुई है, पीछे ब्लड वेसल्स हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर फिर कुछ नर्व्स दिख रहे हैं, यहाँ पर ब्लड सप्लाई दिख रहा है, तो अगर किसी भी चीज को कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो उससे डायरेक्टली हमारा विजन जो है वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये इमेज मुझे दिखाना था कि आंख जो हमारा होता है कुछ इस प्रकार से होगा। ये सामने एक लेयर है जिसको कॉर्निया बोलते हैं, ये ब्लैक वाला जो ओपनिंग है उसको आइरिस बोलते हैं, वो लाइट कम ज्यादा होने के हिसाब से वो छोटा बड़ा अपने आप हो जाता है ताकि लाइट को फोकस कर सके। ये हमारे अंदर लेंस है, जो अभी हम आपने सुनते होंगे कि कैटरेक्ट सर्जरी में लेंस बदला जाता है। ठीक है, तो लेंस बदलते हैं, मतलब ये जो व्हाइट कलर का पार्ट देख रहे हो ये लेंस होता है, इसी को बदला जाता है कैटरेक्ट के सर्जरी में, और कैटरेक्ट के बीमारी में ये लेंस ही खराब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये रेटिना है, जो रेड कलर का आप देख रहे हो रेटिना होता है हमारे आंखों के पीछे में, जो पर्दा हम बोलते हैं, ये पर्दा होता है हमारा रेटिना। ठीक है, और ये जो है ये ऑप्टिक नर्व है, यहाँ से जो है आपके जो भी सिग्नल्स आते हैं आंखों में वो आपके ब्रेन तक ले जाया जाता है, और ब्रेन फिर उसको परस्यू करता है कि ये जो व्यक्ति देख रहा है ये क्या देख रहा है, ये इमेज कौन सी है, इस तरीके से ये इमेज हमारे इसमें तैयार हो जाती है। ठीक है, तो लाइट जो रहेगा वो लाइट, यहाँ कॉर्निया जो मैंने बताया था जो 3 नंबर लिखा है, वहां से लाइट अंदर आती है। लाइट अंदर आने के बाद में ये लेंस से टकराती है, और लेंस से टकराने के बाद में वो एक पॉइंट पर आके रेटिना के ऊपर उसका एक प्रिंट तैयार हो जाता है, और वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल के रूप में पहुंच के हमें कोई भी चीजें दिखने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर हमारा आईज का होता है। इसके ऊपर हमारे जो पाल्पेब्रास है, जो हम पलक बोलते हैं, जो पलक हम ऊपर नीचे करते हैं, वो इसके ऊपर इसको प्रोटेक्ट करते रहता है और इसको लुब्रिकेट करते रहता है। जैसे हमारे आंख में टीयर्स होते हैं, जो टीयर है इसमें पानी भी होता है, इसमें थोड़ा सा ऑयल का कंटेंट भी होता है, जो अब हम आग पल के झपकाते हैं तो ये पल के झपकाने के कारण वहां पर जो है वो सेफ्टी कोटिंग हमारे आग के ऊपर आ जाता है, तो इसलिए हमें इन्फेक्शन नहीं होता। अगर अगर हमारा आग सूख जाए, कभी कभी हमारा आग ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, उस समय हमें जलन होने लगता है या इरिटेशन होने लगता है, तो ये टेयर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि ये टेयर्स जो है वो आंखों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जिसका टेयर्स अच्छा है, जैसे अच्छे आंसू बनते हैं और वो आंसू ड्रेन आउट भी हो जाते हैं अगर अच्छे से, तो उसको किसी भी प्रकार का आई का इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे जब भी आपको सर्दी होती है उस समय ये टेयर्स जो है वो ड्रेन आउट नहीं हो पाते, तो आंखों में से पानी आने लगता है। तो यस। ये टेयर्स होते हैं, जो टेयर्स आपके आंख को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आंखों के आंसू का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो ना हो तो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, और ये आंसू अगर ठीक हो जाए, जैसे सवेरे उठने के बाद में यहाँ पर कचरा जम जाता है हमारे आंख में, अगर वो कचरा ज्यादा जम रहा है तो वो उस इन्फेक्शन होगा उसके वजह से, अगर कचरा नहीं है कम है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक नॉर्मल लिमिट में वो जो आंख का वेस्ट है वो भी तैयार होना बहुत जरूरी है। तो डायबिटीज के पेशेंट में होता क्या है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वहां पे जो वेस्ट तैयार होना है, जो कचरा मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा तैयार होता है, जिसके कारण आप देखोगे कि आई इन्फेक्शन जो है वो डायबिटीज के पेशेंट में बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलता है। तो बार बार कंजेक्टिवाइटिस हो जाना, यहाँ पर थोड़ा सा फोड़ी की तरह कुछ फुंसी जैसा आ जाना आंखों के ऊपर, ये भी कॉमनली हमें दिखता है। साथ ही में कॉर्निया के ऊपर अल्सर हो जाना, यानी कि आंख बहुत ज्यादा लाल वगैरह हो जाना, ये भी हमें डायबिटीज के पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप देखोगे तो ये मसल्स है, आईज के मसल्स। अगर ये आंख के मसल्स आपके वीक हो जाते हैं, ये आंख के मसल्स का बेसिकली काम क्या है पहले वो समझ लो। आपके आंख को छोटा बड़ा करने का काम, फोकस एडजस्ट करने का काम, आप यहाँ वहां देखते हो, वो आंखों के बॉल्स को रोटेट करने का काम ये मसल्स जो है हमारे, ये वो करते हैं। अगर किसी कारण से ये मसल्स आपके थक गए, या फिर ये मसल्स आपके स्टिफ हो गए, या फिर ये मसल्स ने अगर ढंग से काम नहीं किया, तो हम जो बोलते हैं ना नजदीक का नंबर है या फिर दूर का नंबर है, ये हमें होने लग जाता है, क्योंकि हमारे आंख का जो शेप है वो एक तो बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, जिसके कारण से बराबर से फोकस हमारे रेटिना पे नहीं आता है। तो वो नहीं आने के कारण नंबर हमें लग जाता है, हमें चश्मा पहनना पड़ता है उस चीजों को करेक्ट करने के लिए।
राइट। तो ये मसल्स भी फटीग जो है वो डायबिटीज के पेशेंट में कॉमनली देखने को मिलता है। साथ ही में अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी का पेशेंट है, या फिर किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उन केसेस में भी ये मसल्स जो है ये वीक हो जाते हैं, जिसके कारण से हमें नंबर लग जाते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन हमें डायबिटीज में भी देखने को मिल जाता है। फिर इसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पर लेंस है। ये 4 नंबर जो दिखा है वो लेंस है। तो डायबिटीज के पेशेंट में शुगर ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है कि ये जो लेंस है इसके अंदर बहुत सारा शुगर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जैसे आपने कुछ रात में भिगो के रखते हो, जैसे आप चना भिगो के रख देते हो तो वो सुबह में फूल जाता है, थोड़ा साइज उसकी बड़ी हो जाती है। उसी की तरीके से अगर शुगर बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये लेंस जो है वो स्वेल अप हो जाता है, यानी कि वो फूल जाता है। और धीरे धीरे वो फूलने के बाद में उसमें सफेदपन आ जाता है, इसे ओपेसिटी बोलते हैं। वो सफेद सफेद होते होते धीरे धीरे वो लेंस जो है वो कड़क होके उसमें कैटरैक्ट जैसे कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये शुगर ज्यादा बढ़ने के कारण ये प्रोसेस जो है बहुत फास्ट होने लगता है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट में आप देखोगे कि अर्ली कैटरैक्ट ये हमें देखने को मिल जाता है डायबिटीज के पेशेंट में। राइट। लेकिन अगर आप शुगर कंट्रोल में रखोगे तो शायद ये प्रोसेस जो अगले 15 सालों में होनी थी वो शायद और भी डिले हो सकती है, अगर हम शुगर कंट्रोल में रख देते। ठीक है, तो इसके पीछे और आ जाते हैं। अभी लेंस के पीछे आप देखोगे तो ये दो कैविटी दिख रहा है। तो ये कैविटी के अंदर भी कुछ फ्लूइड्स होते हैं। इसके लेंस के आगे भी फ्लूइड होता है, लेंस के पीछे भी फ्लूइड होता है, जो हमारे आँख के शेप को मेंटेन करके रखता है और अंदर के जो भी इमेजेस बनने हैं उसको अच्छी तरीके से बनने देता है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे डिहाइड्रेट हो जाते हैं या फिर इसमें भी शुगर का कंटेंट बढ़ जाता है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन जो इस चीज का है वो बिगड़ जाता है, जिससे हमें ब्लरी विजन यानी कि धुंधुला दिखना, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। या फिर कभी कभी फ्लोटर्स बोलते हैं, हमारे आंखों के सामने ऐसे कुछ ब्लैक स्पॉट्स तैर रहा है या फिर व्हाइट ऐसे कुछ लाइंस दिख रहे हैं, ऐसे बहुत से पेशेंट्स को दिखते हैं। तो वैसे सब चीजें चालू हो जाती है अगर आपके विट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, इस कैविटी में अगर प्रॉब्लम है तो उस तरीके का आपको दिखने लगता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो रेड कलर का हम ब्लड वेसल्स देख रहे हैं, जो ऑरेंज कलर का पीछे पर्दा है, इसको बोलते हैं रेटाइना। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पीछे का पर्दा है, और ये जो है वो आपको इमेजेस बना के आपके ब्रेन तक ये पहुंचाने का काम रेटिना कर देता है। तो ये ब्लड वेसल्स जो है, डायबिटीज में क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स खराब होने लग जाते हैं। तो ये जब ये खराब हो जाते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेटाइनोपैथी। ठीक है। तो ये खराब होने से क्या होता है कि जो नस, जो मेन नसें है वो नस फूल जाती है। तो फूलने के कारण वो सूखने लग जाती है। तो उसके उसके उसको डील करने के लिए, जैसे आंखें अच्छी तरीके से काम करते रहे तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी नए ब्लड वेसल्स तैयार करेगा। तो यहाँ पर जो कम नसें दिख रही है, स्लोली स्लोली ये नसों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। तो जब नसों की संख्या बढ़ जाएगी तो वहां पे ब्लड सप्लाई भी आपको ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। और वो जो पर्दा है वो पर्दा भी आपका हैवी हो जाता है। ठीक है। तो कभी कभी ये जो नसें हैं ये थोड़ी थोड़ी सी लीक भी कर देती है वहां पे। तो कभी कभी वो लीकेज के कारण भी हमें वहां पीछे ब्लीडिंग हुआ है ऐसे दिखने लगता है। ठीक है। ये सारा कुछ रेटाइनोपैथी में हो रहा है। रेटाइनोपैथी मतलब रेटाइना की बीमारी, ये सारा कुछ रेटाइना का पर्दे का बीमारी के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो कभी कभी ये बहुत ज्यादा हैवी होने के कारण वो डिटैच भी हो जाते हैं, यानी कि अपने जगह से वो हट भी जाता है अगर बहुत ज्यादा वो वेसल्स हैवी हो जाए तो इस इसको भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है रेटिना पे। ऑप्टिक नर्व है उसके पीछे, जो कि केबल आप समझ लो, ये वायरिंग जो है सीधे आपके ब्रेन में जाता है और ब्रेन में आपको सिग्नल्स को लेकर जाता है। तो ये वायरिंग वाला जो ऑप्टिक नर्व है, इसका भी डीजेनरेशन डायबिटीज के पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। तो ये ऑप्टिक नर्व का भी अगर प्रॉब्लम आता है तो वो आपके विजन को अफेक्ट करेगा, आपको देखने में दिक्कत ये दे सकता है। तो आप देख सकते हो कि डायबिटीज जो है वो आंखों के सभी तभी। ऑर्गन्स या फिर सभी सेल्स को वो प्रॉब्लम में डाल सकता है, अगर वो डायबिटीज आपका कंट्रोल में नहीं है तो। और किसी भी चीज को अगर प्रॉब्लम हुआ तो आपके विजन्स पे इफेक्ट हो जाता है। ओके। यस। तो अभी आई थिंक थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि डायबिटीज किस तरीके से विजन्स को अफेक्ट करते रहता है। यस सर। जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर शुगर कंट्रोल में है तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन सर हम तो ऐसा देखते हैं ना हमेशा कि अभी डायबिटीज हो गया है तो अभी हमें अगर कोई भी डायबिटिक डॉक्टर के पास, डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो उसके बाद हमें एलोपैथी मेडिसिन या फिर मॉडर्न मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद तो शुगर कंट्रोल में आने लगती है, फिर भी ऐसी सारी प्रॉब्लम्स क्यों दिखाई देती है विजन की? यस। सो डायबिटीज की ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकती है। तो जैसे कि आप जब डॉक्टर के पास पहली बार जाते हो
तो आपको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको कुछ डाइट में बदलाव करना चाहिए, आपको मीठा बंद कर देना चाहिए या फिर मीठा कम खाना चाहिए, ऐसे सब वो बोलने लग जाते हैं, राइट। यस। तो ये आपको बता देते हैं वो लोग। फिर उसमें हमें क्या अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है कि अब ये डाइट कौन करेगा, अब ये एक्सरसाइज रोज सुबह उठ के कौन करेगा। सबसे अच्छा है कि ये गोलियां जो डॉक्टर ने दी है, ये गोलियां हम लोग खा लेते हैं और ये गोलियां खा के देखते हैं क्या होता है। तो जब आप गोलियां खाने लगते हो तो स्लोली स्लोली आपको लगता है कि ये गोलियां ही सबसे अच्छी चीज है। तो हम गोलियां खाकर खाकर हमारे डायबिटीज को कंट्रोल में रखने लगते हैं। लेकिन हमें जो पहली भी एडवाइस दी गई थी कि शुगर नहीं खाना है, चाय कम पीना है या चाय नहीं पीना है, दूध की चीजें नहीं खानी है, एक्सरसाइज रोज करने, ये सब हम लोग छोड़ देते हैं और हम सिर्फ गोलियां खाने लगते हैं। लेकिन ये गोलियां जो होती है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ टेम्पररी आपकी शुगर को कंट्रोल में रखती है, ये पूरे तरीके से उसका इलाज नहीं करती है। तो कुछ गोलियां ऐसी होती है कि जो हमारे शरीर में पानी को जो है पानी को जो है वो सोख करके रख देती है, यानी कि पकड़ के रख देती है। तो जब वो पानी को शरीर में ज्यादा पकड़ के रखेगी, तो वो पानी जो है हमारे शरीर ऑर्गन्स में जाकर जमा हो जाएंगे, तो हमारे पर्दे में जमा हो जाएंगे आंखों के, हमारे पैरों में जमा हो जाएंगे, लीवर में जमा हो जाएंगे, किडनी में जमा हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा पानी जमने से भी हमारे आंखों के पीछे सूजन आती है और जिससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो पायोग्लिटाजोन यानी कि पायोस की गोली आपको चालू होती है बहुत से समय तक। तो ये गोली के कारण भी आंखों के प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा रिसर्च में भी बताया गया है। फिर एक GLP-1 ग्रुप के मेडिसिन होते हैं, सीमा ग्लूटानाइड करके नाम से। वो इंडिया में कम यूज होता है, बट वो भी एक मेडिसिन है जिससे प्रॉब्लम्स हमें होते हैं। साथ ही में और भी जो सल्फोनिल यूरिया है, अकारबोज वगैरह जैसे मेडिसिन है, उसमें भी हमारे विजन्स में प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं वही कहना चाहूंगा कि सिर्फ एलोपैथी की गोलियां खाकर शुगर कंट्रोल करोगे तो उससे आपको आंखों के प्रॉब्लम नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको आपके डाइट में भी कंट्रोल करना जरूरी है, आपको एक्सरसाइज भी करना है, ताकि आपका पूरा बॉडी का हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा रहे। आपके बॉडी के नसें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो बॉडी के ब्लड वेसल्स है, उनका हेल्थ बहुत अच्छा रहे। तो ब्लड वेसल्स के हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपको अच्छा खाना खाना है, आपको फ्रेश खाना खाना है, आपको कार्बोहाइड्रेट कम से कम लेना है, ठीक है। आपको फ्रूट्स वेजिटेबल ये ज्यादा से ज्यादा खाना है। तो इससे ऐसा अगर आप करोगे तो आपके ब्लड वेसल्स जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, अगर मेडिसिन खा रहे हो और आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना भी उतना ही जरूरी है। ओके। सर, मुझे नेक्स्ट ये पूछना था, अगर मुझे डायबिटीज नहीं है फिर भी ऐसे इश्यूज होते हैं, तो डायबिटीज के अलावा अलावा भी ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें ब्लरी विजन या फिर रेटिनोपैथी, कैटरैक्ट, ये सारी समस्या हो सकती है? यस। तो ये जो आपने सिम्टम्स बताया, इसमें ग्लोकोमा भी आता है, किसी ने कुछ पूछा भी है ग्लोकोमा के यस। बारे में। तो ग्लोकोमा में बेसिकली क्या होता है कि आपके आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो अभी हम फ्लूइड देख रहे थे ना, लेंस के आगे भी कुछ फ्लूइड थे, लेंस के पीछे भी फ्लूइड है। तो ये फ्लूइड जो है वो रोज के रोज रिप्लेस होता है, यानी कि नया फ्लूइड तैयार होता है और पुराना वाला फिर से निकल जाता है। तो ये नए फ्लूइड आना और पुराना जाना ये चलते रहता है। लेकिन कुछ कारण से क्या होता है कि जहां से वो फ्लूइड ड्रेन होना चाहिए वो ड्रेन नहीं हो पाता, और वो फ्लूइड जो है वहीं पर जमने लग जाता है। तो जिसके वजह से हमारे आंखों के अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो आगे पीछे के ऑर्गन्स को भी प्रेशराइज करने लगता है, जैसे कि आपके लेंस को, आपके रेटिना को भी प्रेशराइज करने लगता है, जिसके वजह से आपको पेन हो सकता है आंखों में, आंख में रेडनेस भी आ सकता है, और आपको देखने में भी तकलीफें हो सकती है। तो ये सभी कुछ ग्लोकोमा में होता है। तो ये प्रेशर कम अगर आप कर देते हो तो इसके लिए दवाइयाँ भी होती है, कुछ डाइट में चेंजेस होते हैं, कुछ पंचकर्म होते हैं, ये सब आप करवाते हो तो ये आंखों के प्रेशर कम हो जाता है ग्लोकोमा का, और इससे आपका ग्लोकोमा जो है वो ठीक होने लगता है। डायबिटीज के पेशेंट में ये क्यों हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज जो ऐसा बीमारी है जो आयुर्वेद में हम लोग कहते हैं कि कफ के बढ़ने के कारण होता है। तो हमारे शरीर में वात पित्त कफ इस तरीके के तीन दोष कहे गए हैं। तो कफ बेसिकली जो भी सॉलिड चीजें बॉडी में होती है वो कफ से रिलेटेड होते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ये जो भी चिकटपना होता है या फिर थोड़ा सा चिपचिपा चीज होता है, ये सारा कुछ कफ से रिलेटेड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जब आंखों के अंदर कफ का ज्यादा संचय होने लगता है, ज्यादा वो जमने लग जाता है, तो ये ड्रेनेज के इश्यूज चालू हो जाते हैं, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें होने लगता है। तो अभी क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि ग्लोकोमा रिवर्सिबल है क्या। तो ग्लोकोमा रिवर्सिबल है, बट वो डिपेंड कि आपका किस वजह से ग्लोकोमा हुआ है। अगर वो सिंपल सिंपल डायबिटीज की वजह से ग्लोकोमा है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ग्लोकोमा है, तो वो डेफिनेटली आपका ठीक हो सकता है। लेकिन ग्लोकोमा के और भी रीजन है, उन कारणों की वजह से है,
तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहले ग्लोकोमा हमें हुआ है तो किस वजह से हुआ है वो देखना है। अगर वो इन चीजों के वजह से है, शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से अगर ग्लोकोमा हो रहा है, तो वो डेफिनेटली हमें कम किया जा सकता है। और सर अदर देन डायबिटीज ऐसे कौन से कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से भी ये सारे चश्मे वगैरह लगना आजकल तो मतलब टीनेजर्स को भी दूर का विजन नजदीक का विजन सबके मतलब अलग अलग टाइप के ये मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ये ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं मतलब यस। डायबिटीज के अलावा भी। यस। गुड क्वेश्चन। कि डायबिटीज के पेशेंट में तो चलो हमारे पास में रीजंस है कि ये क्यों हो रहा है, जो डायबिटीज नहीं है उनमें ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी आप देखोगे ना, स्क्रीन टाइम होता है कि आप कितना टाइम मोबाइल चला रहे हो, आप कितना टाइम टीवी देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो। तो इससे क्या होता है, कंटिन्यूस आप एक ही चीज को देखते बैठे हो। ठीक है, तो कंटिन्यू आप एक ही चीज को बैठ रहे हो तो आपके आंखों का आप पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके आंखों के मसल्स, आपके लेंस, ये कहीं ना कहीं फटीग में जाते हैं, यानी कि थक जाते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा आंखों का इस्तेमाल करते हो, तो जिसके कारण आपकी आंखों में ज्यादा थकान आती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको होने लगेंगे। उसी के साथ में आंखों के डेवलपमेंट, जैसे आप ग्रोइंग एज में जब आप होते हो, आप छोटे से जब बड़े होते हो, तो आंखों का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो उस समय में आंखों को जो नेसेसरी विटामिन मिलने चाहिए, जो प्रोटीन्स मिलने चाहिए, जिस तरीके का न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, अगर वो आप ठीक तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लोगे, तो उनके डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आते हैं और इस तरीके के नंबर वगैरह लग जाते हैं। जैसे आइडियली हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलाड, ये सारी चीजें हमारे डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। अगर ये हम स्टार्टिंग से ही हम डाइट में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमें आगे चल के विटामिन की डेफिशिएंसी ये सब होने ही वाली है। अगर हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही खाएंगे, बहुत ज्यादा हम नॉनवेज ही खाएंगे, तो ये प्रॉब्लम होने चाहिए। तो अगर आपका डाइट ये बैलेंस डाइट नहीं है, तो भी आपको विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और पहला मैंने बताया था कि अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, यानी कि बहुत ज्यादा आप मोबाइल, टीवी ये सब अगर देखते हो, तो भी आईज रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नंबर लग सकता है। आप बहुत डिम लाइट करके आंखों का प्रयोग कर रहे हो, जैसे कि लाइट्स वगैरह बंद है और आप कुछ बारीक काम कर रहे हो, तो भी आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन आने के कारण आंखों के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो किसी प्रकार का भी स्ट्रेन अगर आपके आंखों पर आ रहा है और आप उसका ध्यान ठीक से नहीं दे रहे हो, तो वो प्रॉब्लम आपको हो सकता है आंखों का। हमें ये तो पता चला कि अगर डायबिटीज नहीं है तो आप आजकल तो सभी मतलब कंटिन्यूअसली टीवी या फिर मोबाइल स्क्रीन टाइम सबका ही इंक्रीज हो गया। अगर वो कम कर दिया जाए तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि डायबिटीज के वजह से ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो एग्जैक्टली मतलब कितने पीरियड तक अगर मुझे डायबिटीज है मतलब कितने सालों से मुझे डायबिटीज है या फिर कितने शुगर लेवल मेरी इंक्रीज उतने लेवल तक हो जाए तो मुझे ये सारे विजन के इश्यूज आ सकते हैं। तो राइट। तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि यहाँ पर मैं कितने सालों से डायबिटीज है, उससे बेहतर मैं बताऊंगा कि आपका डायबिटीज से कितना अनकंट्रोल्ड है। जैसे किसी किसी को सालों से डायबिटीज होती है, बट वो अपने शरीर का अच्छा ख्याल रखते हैं, तो जो डैमेज होना चाहिए उतना डैमेज नहीं होता। डैमेज तो होता है पर थोड़ा कम होता है कंपेयर टू जो ऐसे लोगों के जिन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है। तो हमें HbA1c टेस्ट के बारे में पता हो। HbA1c एक ऐसी जांच होती है डायबिटीज में, जो आपको पिछले 3 महीने के शुगर का एवरेज बताती है। तो ये HbA1c अगर आपका 7 के नीचे है, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर शुगर बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में है। तो डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन आपके कंडीशन में बहुत ही कम होंगे। अगर आपके HbA1c कंट्रोल में नहीं है, अगर वो HbA1c आपका 7 से ज्यादा है, और ये सालों से 7 से ज्यादा ही रह रहा है अगर HbA1c, तो आपको डेफिनेटली ये बहुत ही कम समय में आपको प्रॉब्लम्स दिखना चालू हो जाएंगे। आइडियली 5 साल से 10 साल से 15 साल तक आपको कुछ ना कुछ डायबिटीज के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो दिखने लगते हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसे आंखों के होते हैं, वैसे और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे आपके न्यूरोपैथी बोलते हैं जिसको, जो पैरों में नसें, पैरों की नसें खराब हो जाना, ये इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। किडनी के नसें खराब हो जाना, क्रिएट वगैरह बढ़ना, इसको डायबिटिक ये किडनी किडनी रिलेटेड जो पैथी होता है वो उसको बोलते हैं। ठीक है, आंखों में हुआ तो रेटिनोपैथी बोलते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको होने लगते हैं। हार्ट में भी ब्लॉकेजेस होने लगते हैं इसमें, फिर ब्लॉकेजेस आपको दिखने लगते हैं, एंजियोग्राफी करना पड़ जाता है। तो ये कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन जो है वो स्लोली स्लोली आपका चालू हो जाता है, अगर आपका HbA1c जो है वो 7 के ऊपर कंटिन्यूसली पड़ा हुआ रहता है तो। तो मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है आपको इतने सालों से डायबिटीज है तो ही आपको अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो नहीं भी हो सकते। ओके यस। तो अभी आप रिसर्च, अभी डेटा अगर ओवरऑल देखोगे ना, तो वो ऐसा कहते हैं कि 15 साल के बाद में 75% लोगों को डायबिटीज रेटिनोपैथी होता है, यानी कि पर्दे का प्रॉब्लम होता है।
और 18% लोगों को 15 साल के पहले ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो इससे हम थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं कि 18 से 20% लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते अपने डायबिटीज का, गोली भी नहीं खाते होंगे शायद, तो उनमें ये पहले ही दिखने लगता है। और ज्यादातर लोगों में ये 15 साल के बाद में दिखता ही दिखता है। नेग्लिजेंस के वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स वैरी कर यस, सकती है। यस। और इसमें और एक बात हमें समझनी है कि जब जब तक आपको लक्षण उत्पन्न होते हैं उसके पहले भी बहुत सी ये बीमारी बढ़ी हुई होती है। ओके। ठीक है, जैसे ये बीमारी पहले धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जब ये एक पॉइंट से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तब हमें उसके लक्षण दिखने लगते हैं। लक्षण क्या दिखेंगे? थोड़ा विजन में प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा पेन होगा, थोड़ा आंखों में रेडनेस आ जाएगा, ये सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। लेकिन ये कब दिखती है? जब वो बीमारी अपने पीक पे आ जाती है तब। तो उससे पहले भी पकड़ना जरूरी है। तो पहले पकड़ने के लिए क्या करेंगे? सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? अगर हमें पता है कि डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको आँख के रिलेटेड प्रॉब्लम होना ही होना है, तो हम रेगुलर चेकअप अगर हमारी आंखों का करने लग जाए, साल में एक बार तो मिनिमम होना चाहिए, या फिर 2 साल या 3 साल में एक बार। अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आंख का, फिर भी अगर हम 2 साल में एक बार, एक साल में एक बार हमारे आंखों का चेकअप करा ले, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाकर, आंखों के जो डॉक्टर होते हैं उनसे जाकर एक बार हमारा रेटिना का स्कैनिंग करा लिया, हमारा नंबर चेक कर लिया, तो भी ये अर्ली स्टेज में इन चीजों को हमें पकड़ा जा सकता है, और इसे बढ़ने से पहले ही हम इसे रोका भी जा सकता है। तो वहां तक 15 साल 10 साल तक वेट करने की शायद जरूरत नहीं है। अगर आपको डायबिटीज डायग्नोस हो चुका है तो एज ए प्रिवेंटिव मेजर आप हर साल या 2 साल में एक बार आपके आंखों का चेकअप कराना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि हमें अगर डायबिटीज है तो हमें हमारा रेगुलर आई चेकअप करना चाहिए। तो सर इसके ही रिलेटेड मुझे पूछना था, अगर मतलब डायबिटीज है तो बाद में जाके ये सारे सिम्टम्स होने वाले हैं, उससे पहले ही हम उन्हें प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन के लिए ऐसे हम कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी आई हेल्थ अच्छी रह सकती है? यस, आंखों के हेल्थ को अक्सर अच्छे रखने के लिए पहले तो आंखों पे हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है क्या, वो देखना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे जो जॉब्स होते हैं वो आइडियली अभी कंप्यूटर पे ही ज्यादातर होते हैं, मतलब मोस्टली आप अभी यंग जनरेशन को देखोगे तो वो कंप्यूटर पे ही सुबह से शाम तक बैठे हुए होते हैं। तो 7 8 घंटा हमें स्क्रीन देखना ही होता है। ठीक है, फिर हमें लैपटॉप भी हम देखते ही, हम मोबाइल भी देखते हैं, हम घर पे जाके टीवी भी देखते हैं। तो अगर ये ओवर एक्सपोजर हो रहा है तो इसे तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जॉब भी हमें देखना है। तो ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं कि आपने समझो स्क्रीन आप ही आपने 20 मिनट 30 मिनट आपने देखा, तो आपने थोड़ा सा ब्रेक लेना है, एक 20 सेकंड आधे मिनट का ब्रेक लेना है, और आपको कहीं ऐसे जगह फोकस करना है जो आपके आंखों से 20 फीट की दूरी पर है। ठीक है, तो 20 फीट की दूरी पर आपको फिर से फोकस करना है और उसको 20 सेकंड तक देखना है, और दोबारा आपको आपके स्क्रीन पर आना है। तो इसको 20 20 20 रूल ऐसा मेडिकल भाषा में कहते हैं, कि आपको 20 फीट दूर चीजों को 20 सेकंड के लिए देखना है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपने पहले नजदीक का देखा, फिर आपने दूर का देखा, तो आपके आंख ने क्या किया, उसका एक्सरसाइज हो गया। पहले उसने एक ही जगह पे, वो जैसे आप कुछ चीज को होल्ड करके रखते हो, एक पॉइंट तक होल्ड करते हो तो फिर वो दर्द करने लगता है, लेकिन आप थोड़ा आगे पीछे कर लेते हो तो फिर से वो सर्कुलेशन होने लगता है, तो वो फटीग कम हो जाता है। ठीक है, तो आंखों का भी एक्सरसाइज ऐसा ही है, आप किसी नजदीक के चीज को देख रहे हो, फिर आप थोड़े देर बाद दूसरे चीज को देख रहे हो, तो ऐसा अगर आप करते हो बीच बीच में आपके वर्किंग शेड्यूल में, तो उससे भी आपके आंखों के जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन कम हो सकती है, और आगे विजन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी कम हो सकती है। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप आपके आंखों को थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सको, जैसे हम अपने बॉडी का पूरा एक्सरसाइज करते हैं, हम योगा करते हैं, फिर हम जिम में जाके भी एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में भी आप आंखों का भी कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो उसके लिए 2 4 एक्सरसाइज मैं आपको बता सकता हूँ, या फिर अगर आप हमारे क्लिनिक्स में आते हो तो हमारे डॉक्टर्स भी आपको एक्सरसाइज बता सकते हैं। तो जैसे कि आपने कुछ ऐसे आपने थंब को ले लिया, तो थंब को आपको पहले आपके एक हाथ के डिस्टेंस पे रखना है। ठीक है, आप कर भी सकते हो मेरे साथ में, अगर आप कर सकते हो तो देखिए, पॉसिबल है तो थंब आपको आपके आंखों के सामने पकड़ना है। ठीक है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, और फिर उसको धीरे 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 फोकस करते हुए आपके नाक के पास लेकर आना। फिर अगेन आपको उसको धीरे 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 दूर लेकर आना। ठीक है, तो ये थंब वाला एक्सरसाइज आप कर सकते हो। इससे आप क्या कर रहे हो, आपके आंखों का फोकस एडजस्ट करके प्रॉपर से दे रहे हो। ये एक हो गया। सेकेंड आप क्या कर सकते हो, अगेन सेम थंब को आपने आगे रखा, फिर इसको आपने पूरा ऐसे यहाँ तक लेकर गए, फिर उसको सेंटर में लाया, फिर आप उसको वहां तक लेके गए,
ठीक है। तो आपके डेली एक्सरसाइज के बीच में अगर आप आंखों के इस तरीके के एक्सरसाइज भी आप करते हो, फर्स्ट हमने आगे पीछे वाला किया, देन हमने इस तरीके का रोटेशन का किया, फिर एक फिगर ऑफ 8 बनाने वाला एक्सरसाइज भी होता है। आपको आंखों से सामने देखते हुए ऐसे 8 बनाना है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस है जिससे आपके आंखों के मसल्स का आप एक्सरसाइज करा सकते हो। तो इससे आपकी आंखों की ताकत बढ़ती है, आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। और किसी किसी एज में अगर आपको माइनर चश्मे का नंबर भी है तो वो चश्मे का नंबर भी कम हो सकता है, ऐसा अगर आप एक्सरसाइज करते हो। तो सर ने हमें हमें अभी बहुत अच्छे एक्सरसाइजेस भी बताए। तो सर अभी ये तो प्रिवेंशन का पार्ट होगा, लेकिन अगर मुझे डायबिटीज है तो माधोबाग में मतलब कैसे प्रकार की ट्रीटमेंट की जाती है डायबिटीज के लिए, और ये कंप्लीट कैसे रिवर्स किया जाता है, क्या आप हमें ये बता सकते हो हमारे पेशेंट्स को? यस। तो डायबिटीज की ट्रीटमेंट पहले थोड़ा समझ लेते हैं डायबिटीज होता क्यों है। तो डायबिटीज में बेसिकली आपके शरीर में जो इंसुलिन है वो अपना काम ठीक तरीके से कर नहीं पाता है। ठीक तरीके से क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि आपके लीवर में, आपके पैनक्रियाज में और आपके मसल्स में फैट जो होता है, एक्स्ट्रा फैट, वो जाकर जमा हो जाता है। तो ये फैट जब अपने बॉडी में गलत जगह में जाके जमा हो जाता है, तो उस कंडीशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, ये कंडीशन आपके शरीर में डेवलप हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब क्या? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसुलिन आपका अपना काम सही से नहीं कर पाता है, क्योंकि आपके शरीर में जहां जरूरत नहीं है वहां पर फैट आकर जमा हो गया है, इसलिए। तो जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके शरीर में डेवलप हो जाता है तो आपके बॉडी में शुगर बढ़ने लग जाती है। ठीक है। तो ये शुगर बढ़ने लग जाती है, तो शुगर बढ़ने के कारण बॉडी में और इंसुलिन तैयार होता है, जिससे और भी ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और ये साइकिल जो है ये आगे चलते ही रहता है। तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? तो ट्रीटमेंट इसकी ये है कि जहां पर फैट आकर जमा हो चुका है उस फैट को वहां से निकालना। तो वो फैट को वहां से निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहता है पंचकर्मा ट्रीटमेंट। तो जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट है, इससे ये पूरे बॉडी का हम लोग मेडिकेटेड ऑयल से मसाज करते हैं पूरे शरीर को। तो 25 से 30 मिनट वो मसाज होता है, तो सारे मांसपेशी का आपका एक अच्छा सा मसाज हो जाता है। उसके बाद आपको स्टीम दिया जाता है। वो स्टीम जब देते हैं तो उसमें आपके बॉडी में से पसीना निकलता है। तो वो पसीना जब निकलता है तो शरीर के अंदर का जितना भी कचरा है, टॉक्सिन्स है, एक्स्ट्रा जो चर्बी हमारे शरीर में जमा हुई है, एक्स्ट्रा शुगर जो हमारे शरीर में जमा है, वो सारा कुछ पसीने के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और लास्ट में हम एक इनिमा देते हैं, एक बस्ती देते हैं, जिसमें हमारा मेडिसिन होता है जो आपके शरीर के अंदर हम एनल रूट से शरीर के अंदर छोड़ते हैं, जो कि अंदर जाने के बाद में आपके पैनक्रियास की ताकत को बढ़ाना, आपके लीवर की ताकत को बढ़ाने का काम करता है। आपके शरीर में इंसुलिन का मैनेजमेंट ठीक तरीके से हो जाए वो करने का काम वो बस्ती जो है करता है। तो पंचकर्मा से बेसिकली आपने पूरे बॉडी का मसाज किया, स्टीम दिया और फिर एक बस्ती दिया। इससे आपके बॉडी का जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है वो कम होने लग जाता है। सेकेंड, हम क्या करते हैं कि हम पूरा डाइट का प्लान आपको दे देते हैं 1 महीने भर का। तो 1 महीने भर के डाइट में सुबह से उठने के बाद से जो चाय नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, ये सारा कुछ उस डाइट बॉक्स में ही होता है। और ये बॉक्स को आपको खाना होता है जो हम हमारे तरफ से आपको देते हैं। ये 800 कैलोरी का ही डाइट होता है जिसे आपको डेली बेसिस पे खाना है। तो पंचकर्मा डाइट। और तीसरा आ जाता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हम कार्डियो एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग के एक्सरसाइजेस, योगा एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ये सारा कुछ हम हमारे ओर से सिखाते हैं, जिससे आपको और भी मदद मिलता है आपके बॉडी में इंसुलिन की ताकत को बढ़ाने के लिए। तो ये सब कुछ साथ में आने के बाद में आपके एलोपैथी के मेडिसिन को कम करना और आपके शुगर को मॉनिटर करना, ये सब पांचों चीजें जब एक साथ आ जाती है तो आपका डायबिटीज जो है वो रिवर्स होने लगता है। तो हमने एक पूरा प्लान बना के रखा है जिसे हम कॉम्प्रहेंसिव डायबिटिक केयर प्रोग्राम ऐसा नाम दिया गया है। तो इसके अंदर ये सारी ट्रीटमेंट आती है। ये ट्रीटमेंट जब पेशेंट करने लगता है तो उसका महीने में 3 से 4 किलो का वजन घटता है। HbA1c जो उसकी है वो 1 से 2% से HbA1c हर महीने में कम होने लगती है। तो जैसे जिसका HbA1c है उस हिसाब से उसको पंचकर्म और उतनी उसको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, जिससे उसका HbA1c जो है वो नॉर्मल आने लगता है। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताना है आपको कि रिसर्च कैसा क्या कहता है कि अगर डायबिटीज पेशेंट ने अपना 1% से HbA1c कम कर लिया तो उसके आंखों के प्रॉब्लम जो है वो 37% से कम हो जाता है। मैं फिर से बताता हूँ। 1% से अगर आपने HbA1c को आपने कम कर लिया, समझो आज आपका HbA1c 10 है, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ आंखों के प्रॉब्लम है। 1 महीने के बाद में अगर उस 10 HbA1c को आपने कंट्रोल करके 9 पर लेकर आ गए तो समझो 37% आपके आंखों के रिलेटेड जो तकलीफें हैं वो आपके कम होने वाले हैं। तो ये एक ऐसा रिसर्च है जिसमें
अलग अलग चीजें बताई गई है, जिसमें एचबीएनसी कम करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो हमें बताई गई है। तो माधोबाग के ट्रीटमेंट से आपको एक महीने में 1 से लेकर 2% तक का एचबीएनसी कम हो जाता है, आपका 3 से 4 किलो का वजन कम हो जाता है। और ऐसा ही आप 2 से 3 महीने जब करते हो पूरा इसको फॉलो, तो आपके सारी एलोपैथी की दवाइयां हम बंद कर पाते हैं। आपका एचबीएनसी जो नॉर्मल में आना चाहिए 6.5 के नीचे, वहां तक हम लेकर आ जाते हैं। और एलोपैथी की दवाइयां भी हम लोग बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में डायबिटीज की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ओके, जैसे कि हमें पता है कि अभी इस सारे वेबिनार से हमें ये तो पता चला कि मोस्टली मेजर कॉज कॉज मतलब ये रूट कॉज जो होता है वो डायबिटीज ही होता है, और उसकी वजह से ही ये सारे वीजन के इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम डायबिटीज को रिवर्स करें तो ये वीजन के इश्यू भी कंप्लीटली हमारे ट्रीट हो सकते हैं। जैसे कि सर आपने अभी डाइट और एक्सरसाइज के बारे में बताया, तो ऐसे कौन से स्पेसिफिक मतलब डाइट और भी हम इंक्लूड कर सकते हैं जिससे हमारी आई हेल्थ और अच्छी हो सकती है? यस। सो डाइट में बेसिकली जैसे मैंने बताया कि आंखों को जो है वो कफ दोष जो है उससे खतरा होता है। तो कफ बढ़ाने वाली जो चीजें हैं वो हमें कम से कम लेनी है। तो कफ बढ़ाने वाली चीजें अगर आप देखोगे तो जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हम जो भी चीज खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन, ये सारी चीजों में उसका बाइफर्केशन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो है वो कम से कम हमें लेना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट में ऐसी चीजें आ गई जो गेहूं और चावल से बनी हुई चीजें हैं, जो शक्कर से बनी हुई चीजें हैं, ये सारा कुछ जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। तो इसका प्रयोग हमें कम से कम करना है। हमें फिर ज्यादा से ज्यादा क्या लेना है? हमें प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लेना है, हमें अच्छे फैट्स लेने हैं, और हमें विटामिन और मिनरल के लिए अच्छा खासा कलरफुल वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट्स और कलरफुल सैलड्स, ये हमारे डाइट में ज्यादा से ज्यादा हमें इंक्लूड करना है। तो इसको बैलेंस करके अगर आप लेते हो इसको डाइट को, मतलब इसके कैलोरीज भी आपके अगर 800 से 1000 कैलोरी तक ये डाइट आप लेते हो, और इस तरीके का कलरफुल डाइट अगर लोगे तो आपको आंखों को इसमें बहुत फायदा होगा। जैसे आप सबको पता है विटामिन ए जो है वो हमारे आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें उसको लेना हमारे डाइट से बहुत जरूरी। तो जब आप कलरफुल डाइट, कलरफुल सैलाड ये सब खाते हो तो आपके आंखों की रोशनी में इसका अच्छी खासा फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में देख रहा था कि मोतिया बिंदु पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं क्या? कैटरेक्ट। तो एक बार कैटरक मैच्योर हो गया तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसका ऑपरेशन ही करके उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन आपका अर्ली स्टेज में कैटरैक्ट है तो उसको आप ठीक कर सकते हो, उसको आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन एक बार वो मैच्योर हो गया उसका, अगर पूरा थिकनिंग हो गया वो लेंस का, तो आपको उसको ऑपरेशन करके निकालना ही पड़ेगा। और ऑपरेशन भी आजकल बहुत सिंपल हो गए, पहले जैसे नहीं रहे। ठीक है, अभी तो आधा 1 घंटे के प्रोसीजर है, वो अच्छी तरीके से ऑपरेट हो जाता है, उसमें अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। सर जैसे कि अभी डायबिटीज के बारे में हमने अभी आपसे जानकारी ली है, तो एक पेशेंट ने ऐसे भी पूछा है कि उन्हें ब्लड प्रेशर की वजह से ये सारे ग्लूकोमा का आई इशू है, तो उसमें भी क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम? यस यस, तो जैसे मैंने बोला ग्लोकोमा में क्या हुआ था कि आपके आंखों में जो फ्लूइड तैयार होता है वो अच्छी तरीके से ड्रेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रेशर आपके आंखों में बढ़ रहे हैं। और ब्लड प्रेशर में क्या हो रहा है कि पूरे शरीर का प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर को कम करने के लिए, प्रेशर बढ़ता है क्यों पहले तो वो समझ लेते हैं। ब्लड प्रेशर आपका जब बढ़ेगा जब आपके शरीर में पानी का प्रमाण एक तो ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि आपके शरीर में खून अगर ज्यादा बढ़ गया है तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है। या फिर आपके बॉडी के अंदर जो नसें हैं, ब्लड वेसल्स जो है, अगर वो कड़क हो गए हैं तो उसके कारण भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। तो अगर हम ऐसा डाइट ले जिससे हमारे शरीर में पानी बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, तो हम अच्छी तरीके से हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो डाइट में अगर आपके सॉल्ट कम है, ठीक है, अगर आपके डाइट में ग्रीन फूड्स, वेजिटेबल, सैलाड ये सब ज्यादा है, तो आपका ब्लड प्रेशर अच्छी तरीके से कंट्रोल में रहता है। तो आपको ग्लोकोमा भी अगर कम करना है और आपको ब्लड प्रेशर भी कम करना है, तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको बहुत ज्यादा ग्लोकोमा में पेन नहीं है, बहुत ज्यादा अगर रेडनेस नहीं है, तो यहाँ पर आप रुक सकते हो और आप ब्लड प्रेशर को पूरी तरीके से रिवर्स करने वाली ट्रीटमेंट जो है वो चालू कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपका 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा, स्लोली स्लोली यहाँ का प्रेशर भी जो है आपका नॉर्मल में आ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी अगेन सेम हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसमें पंचकर्म किया जाता है, पूरे बॉडी का स्नेहन होगा, स्नेहन मतलब ऑयल से मसाज होगा, स्वेदन किया जाएगा और बस्ती दी जाएगी। यहाँ पर फर्क क्या रहेगा कि जो मेडिसिन इस्तेमाल होने वाली है
वो मेडिसिन जो है वो चेंज हो जाती है। जो ऐसे मेडिसिन इस्तेमाल होंगी जो आपके ब्लड प्रेशर को फायदा करेगा, आपके नसों को फायदा करेगा, इस तरीके का मेडिसिन हम लोग देंगे। और साथ में जो डाइट बॉक्स रहेगा उसमें प्रिंसिपल वही रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट कम देंगे, आपको अच्छा प्रोटीन अच्छा फैट ये सब देंगे। लेकिन उसमें जो मेडिसिन दवाइयाँ जो इस्तेमाल होंगी, जो मेडिसिन में भी जो पदार्थ इस्तेमाल होंगे उसमें ऐसे होंगे कि जो सोडियम कम हो, जिसमें पोटेशियम जिसमें ज्यादा हो, जिसमें अच्छा खासा फाइबर हो, ऐसा डाइट आपको दिया जाता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी जो नॉर्मल होने लगता है। और इसके साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये आपके ब्लड प्रेशर को तो ठीक करता है, साथ ही में आपके शरीर के जो नसें हैं उसका रिपेयरिंग करने का काम भी ये मेडिसिन जो है आयुर्वेदिक होता है पूरी तरीके से वो करते रहता है। ब्लड प्रेशर में भी, अगर हमें ब्लड प्रेशर क्यों होता है ये भी आपने बहुत अच्छे से बताया, और इसे अगर कंट्रोल में रखा जाए तो ये आई के रिलेटेड इश्यूज नहीं हो सकते। तो सर यस। ऐसा मतलब हम बहुत बार सुनते हैं कि अगर पादाभ्यंग करो, मतलब पैरों के जो तलवे हैं उन्हें अगर ऑयल से मसाज करो या फिर घी से मसाज करो तो हमारी आई की जो विजन है वो ज्यादा इंप्रूव होती है। तो क्या ये सच है? तो मतलब पैरों के तलवों पे अगर हम मसाज करें तो यहाँ कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है? यस यस यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका अच्छा ये हमारे शरीर जो होता है ना, ये पूरी तरीके से कनेक्टेड होता है। तो हमारे शरीर में कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, और हमारे शरीर में मर्म भी होते हैं। जैसे आयुर्वेद में मर्म के पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे नर्व्स एक साथ आते हैं या फिर ब्लड वेसल्स एक साथ आते हैं। तो पैरों में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसका कनेक्शन सीधे हमारे आंखों से होता है। तो जब आप तेल से उसको मसाज करते हो या फिर उसको प्रेस करते हो, तो वो पॉइंट्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। तो इसका बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। तो सादा तिल तेल या फिर सादा खोबरे का तेल भी अगर आप आपके पैरों पे रात के समय लगाते हो, तो इससे आपके आंखों की रोशनी भी सही होती है और आपको नींद आने में भी अच्छी तरीके से मदद होती है। तो यस, फुट मसाज जो होता है वो आपको अच्छी तरीके से फायदा करता है। तो सिंपल ऑयल लेकर आपको करना क्या है, 10-15 मिनट आपके पैरों के जो तलवे हैं उस पे आपको मसाज करना है डेली रात को सोने के समय। तो इससे आपका आंख का भी थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ठीक तो नहीं होता है, बट आंखों का स्ट्रेन, उस पर जो थकान होती है वो कम हो जाता है और आपको नींद अच्छी तरीके से आता सर जैसे कि अभी हमें ये सब तो पता चला कि एक्चुअली ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, और अगर इन्हें अगर कंट्रोल करना है तो हमें रूट कॉज का ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच कि हमें आपने इतने अच्छे से गाइड किया, और हमें मतलब एक्सरसाइज के बारे में गाइड किया, हमें डाइट के बारे में भी गाइड किया। तो आप सभी को भी, पेशेंट्स को भी मैं बोलना चाहूंगी, आपको भी अगर कुछ इस वेबिनार से अभी डाउट हो तो आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक हम पेशेंट ने पहले ही क्वेश्चंस कुछ पूछे हैं तो वो ले लेते हैं। सर एक पेशेंट ने, सोहम जी ने क्वेश्चन पूछा है, हार्ट और डायबिटीज के पेशेंट के लिए मतलब अगर कुछ ट्रीटमेंट है तो उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है? है। यस। देखो, कॉस्ट जो लगती है वो बेसिकली आपको पंचकर्मा या और मेडिसिन की कॉस्ट लगती है। अगर आप डाइट पूरी अच्छी तरीके से आप फॉलो करोगे जैसा हमने चार्ट दिया है उस तरीके से, तो आपको उसकी तो कोई कॉस्ट लगनी नहीं है। एक्सरसाइज भी आपको ही करनी है, तो हम एक्सरसाइज का सिर्फ आपको गाइडेंस देंगे, तो उसकी भी कोई कॉस्ट लगनी नहीं है। फिर भी अगर आप पूछोगे कि एक महीने की डायबिटीज की ट्रीटमेंट की कॉस्ट कितनी लगनी है, तो पहले तो हम आपका HbA1c चेक करेंगे। तो HbA1c आपका कितना बढ़ा हुआ है। अगर HbA1c आपका 7 से कम है या फिर 8 से कम है, तो आपको एक महीने की ट्रीटमेंट की आवश्यकता लगेगी। उस एक महीने के ट्रीटमेंट में हम एक महीने का डाइट बॉक्स, पंचकर्मा और आपको एक्सरसाइज का जो प्लान है वो देंगे। तो उसका लगभग खर्चा आपको 10,000 से 12,000 तक का आ जाएगा। अगर आपका HbA1c 9 से ज्यादा है, 9 से 12 के बीच में है, तो आपको वहां पर 2 से 3 महीने की ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। तो जिसमें आप खर्चा थोड़ा सा डबल पकड़ लो, आपको 20,000 से लेके 24,000 तक का खर्चा वहां पर आ जाएगा। अगर आपका HbA1c 12 से भी ज्यादा है, तो ये तो सीवियर अनकंट्रोल डायबिटीज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 महीने से 4 महीने की ट्रीटमेंट लगती है। तो इसका खर्चा आप समझ लो आपको 35,000 से 30,000 के बीच में आ जाता है। सेम अगर हार्ट का पेशेंट है, तो हार्ट के पेशेंट में हम लोग VO2 max चेक करते हैं। तो ये VO2 max होता क्या है, तो ये आपके हार्ट की स्ट्रेंथ अभी कितनी है ये बताने का काम ये VO2 max करता है। तो VO2 max जो है वो सारी सारे पेशेंट का हम लोग चेक करते हैं। जिसको ब्लॉकेजेस है उसका भी हम लोग चेक करते हैं, जिसके 2D एको में कुछ प्रॉब्लम्स बताया है।
अगर वो 35% से ज्यादा उसका इजेक्शन फ्रैक्शन है तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग VO2 मैक्स चेक करते हैं स्ट्रेस टेस्ट पर चलाकर। अगर 35% से कम उसका VO2 पंपिंग पावर है तो उसका वॉक टेस्ट लेकर हम लोग VO2 मैक्स चेक करते हैं। तो ये VO2 मैक्स के बेसिस पर हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो डिजाइन किया गया है। तो अगेन अगर आपका VO2 मैक्स ये बहुत ही कम है, 8-9 से भी कम है आपका VO2 मैक्स, आइडियली ये 35 से ज्यादा होना चाहिए, 35 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये 8-9 से भी कम है तो आपको ज्यादा समय का ट्रीटमेंट लगेगा, यानी कि आपको 3 से 4 महीने का ट्रीटमेंट लगेगा। तो 3 से 4 महीने के ट्रीटमेंट का खर्चा आप समझ लो कि आपको 50 से 60 हजार रुपए तक का आ जाएगा। अगर आपका VO2 मैक्स समझो 10 और 20 के बीच में है तो वहां पर आपको उसका हाफ खर्चा आ जाएगा, यानी कि 15-20 हजार का खर्चा आ जाएगा। अगर आपका VO2 मैक्स अच्छा है और 25 की भी ऊपर है तो आपको एक ही महीने की ट्रीटमेंट लगेगी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हमारे पास 550-600 रुपए से लेकर 70-80 थाउजेंड तक के भी ट्रीटमेंट प्लान अवेलेबल होते हैं। तो आपकी कंडीशन क्या है, उसके साथ में और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है क्या, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट जो है वो प्लान होता है। सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। दुष्यंत जी ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आपने अभी जो पादप दंगल करने के लिए जो ऑयल बताया, तो फिर से एक बार आप रिपीट कर दीजिए कि कौन सा ऑयल एग्जैक्टली हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ऑयल बेसिकली आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल के बेसिक प्रॉपर्टीज तो सबके सेम ही होते हैं, लेकिन बेस्ट सबसे कहा गया तिल तेल, तिल का तेल जो सीसेम सीड के ऑयल होते हैं वो सबसे बेस्ट कहा गया है अपने के लिए। तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बहुत से वक्त हमारे घर में तिल का तेल नहीं होता है तो उस समय में खोबरे का तेल हमारे पास में होता है, कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको यहाँ पर फायदा दे सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विनय जी ने पूछा है, ट्रीटमेंट के लिए वहां आना पड़ेगा? हाँ सर, हमारे जो क्लिनिक्स हैं ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट है। आप कोई भी आपके नजदीकी क्लिनिक में माधोबाग के जा सकते हो और आपको हमारे डॉक्टर प्रॉपर गाइड करेंगे। अगर आपको मतलब कोई भी तकलीफ है, लाइफस्टाइल रिलेटेड, डायबिटीज है या फिर हार्ट से रिलेटेड कुछ इशू है, ओबेसिटी है या फिर जॉइंट के रिलेटेड इशू है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो इन सारी चीजों का मतलब ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आपको मतलब कंप्लीट डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर रिवर्स करना है तो आप आपका पिन कोड और आपका फोन नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हो, तो आपको हमारी टीम कॉल करेगी और आपको जो नजदीकी क्लिनिक है उसका एड्रेस भी आपको पता चल जाएगा। यस। अभी यहाँ किसी ने कुछ पूछा है कि कुछ फायदा नहीं है, ऐसा कुछ लिखा है सोहम जी ने। तो आप समझो सर दैट्स कि एक एक्चुअली। बार आपकी स्टेज जो है वो आपकी एक्सट्रीम स्टेज में आ गई तो वहां पर आपको ऑपरेट ही करना है। ये हम अभी बात कर रहे हैं कि आपको प्रिवेंट कैसे करना है, और अगर माइल्ड स्टेज में है यानी फर्स्ट स्टेज में है तो उसको ठीक कैसा किया जाए, उसको हम हेल्प कर सकते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए तो वहां पर ऑपरेशन के सिवाय आपको दूसरा कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पर ऑपरेट ही करना है। तो इसमें ये सारी चीजें हेल्प नहीं करेंगी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, ये अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि अभी क्या हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, हम सारी चीजें बातों से मेडिसिन से ठीक नहीं की जा सकती। अगर ऐसा होता तो सर्जन्स जो पैदा ही नहीं होते, यानी कि सर्जन्स को डिग्री नहीं मिलती। ठीक है, तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें आपको सर्जरी करनी पड़ती है, और कुछ बीमारी जिस ऐसी होती है जिसमें आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, आपको मेडिसिन से, आपको पंचकर्म से हम राहत दे सकते हैं। तो वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि आपको आंखों का प्रॉब्लम है, आपको ग्लोकोमा है, आपको कैटरेक्ट है, रेटिनोपैथी है, ये सारी चीजों को प्रिवेंट कैसे करें और इस ये हमें ना हो, इसकी अगर ये माइल्ड स्टेज पे तो इसको रिवर्स कैसे करें, वो सारा कुछ यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप अभी आपको समझ गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। मतलब प्रिवेंशन के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो, क्योंकि बाद में अगर आपकी स्टेज अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए, बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, तो उससे प्रिवेंट करना इट्स नॉट पॉसिबल, आपको उसके लिए सर्जरी ही लगेगी। तो इसलिए अगर आपको डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर है तो स्टार्टिंग में ही आप अगर उसकी केयर करोगे, मतलब कंट्रोल में लेके आओगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यस। अभी एक वर्षा मैडम ने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया है, ऐश्वर्या मैडम, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। सर मुझे 3 मंथ से थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई देने लगा है, HbA1c 6.2 है, तो क्या करना होगा? तो वर्षा मैडम, अगर आपको डायबिटीज है और आपको धुंधला सा दिखना शुरू हो चुका है, लेकिन आपका HbA1c ठीक ठाक दिख रहा है, 6.2 है HbA1c, तो पहला स्टेप तो आपको क्या करना होगा कि आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं आंखों के डॉक्टर, उनका एक अपॉइंटमेंट लेकर उनके यहाँ पर जाना होगा और आपके आंखों का चेकअप कराना होगा।
आंखों के चेकअप में कौन सा चेकअप कराओगे? पहला तो आपको विजन चेक करना है कि आपके आंखों का विजन कैसा है। सेकंड, वो एक स्कोपी करते हैं, और स्कोपी से आपके अंदर का रेटिना का हेल्थ कैसा है, आपके अंदर जो फ्लूइड होते हैं आंखों के अंदर वो कैसा है। वो सारा कुछ वो चेक करके एक रिपोर्ट बना देते हैं कि आपकी आंखों का क्या कंडीशन है। ठीक है। तो अगर ये हल्का फुल्का शुगर के कारण ही है तो आप पूरा अभी क्या कीजिए, फिर डायबिटीज पे फोकस कीजिए, और डायबिटीज को बिना किसी मेडिसिन के हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं इस पे आप फोकस कीजिए। अगर उनके डायग्नोसिस में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसके हिसाब से कुछ कर सकते हैं क्या, वो रिपोर्ट आने के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। सर तो नेक्स्ट अनीत जी ने क्वेश्चन पूछा है कि उनका जो ब्लड शुगर लेवल का जो मतलब नॉर्मल रैंडम जो ब्लड शुगर चेक करते हैं तो वो उसकी रेंज तो नॉर्मल है, लेकिन उनका जो HbA1c का रिपोर्ट है वो 6.2 है। तो क्या ये HbA1c नॉर्मल है या फिर वो डायबिटिक है, उन्हें ये मतलब जानना था। अभी कितना है एचबीएवंसी? 6.2। ओके। तो अगर आप कोई मेडिसिन, आइडियली कैसे होता है एचबीएवंसी का नॉर्मल रेंज में बता दूं, नॉन डायबिटिक पेशेंट में एचबीएवंसी जो है वो 5.7 से कम होना चाहिए। ठीक है। 5.7 से लेकर 6.5 तक अगर आपका एचबीएवंसी है, दैट मीन्स यू आर बॉर्डर लाइन डायबिटीज पेशेंट। ठीक है। 6.5 के ऊपर अगर आपका एचबीएवंसी है, मतलब आपको डायबिटीज श्योर शॉट हो गया है। तो 6.2 है और आप कोई भी दवाई गोली नहीं लेते हो, आपको अभी अभी अगर पता चला है कि 6.2 है, दैट मीन्स यू आर अ बॉर्डर लाइन डायबिटिक पेशेंट। तो आपको अभी ध्यान देना होगा, आपको अभी आपके डाइट पर ध्यान देना होगा, एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा। अगर आप ये 1 से 2 महीने तक ध्यान दे देते हो अच्छे से, तो आपको शायद भविष्य में किसी भी ट्रीटमेंट की, दवाई गोली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू सर। आपने ये बताया कि एग्जैक्टली रेंज कितनी होती है डायबिटीज के लिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारे एक पेशेंट ने कि मतलब अभी उनका डायबिटीज रिवर्स हो गया है कम्प्लीटली, तो उन्हें क्या ये फिर से हो सकता है, या मतलब परमानेंटली ये छुटकारा अभी मिल गया, मुझे कभी भी बाद में नहीं होगा लाइफ में। ओके। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डायबिटीज आपको हुआ क्यों था? आपको इसलिए डायबिटीज हुआ था क्योंकि आपके शरीर में ऐसे जगह पे फैट जाके जमा हो गए थे जहां उसे नहीं होना चाहिए था। जैसे आपके शरीर में फैट्स जो है वो आपके लीवर में, आपके पैनक्रियाज में और आपके शरीर के मसल्स में जाकर डिपॉजिट हो गए थे, जिसकी वजह से आपके शरीर का इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। तो अभी आपने आपका डायबिटीज पूरी तरीके से रिवर्स कर लिया है, तो उसके लिए आपने डाइट बॉक्स, पंचकर्म, ये सब कुछ फॉलो किया होगा। तो अभी आपने किया क्या है कि जहां पर फैट जमा हो गए थे उनको आपने वहां से निकाल फेंका है। ठीक है। तो अभी आपका क्वेश्चन था कि मुझे दोबारा से डायबिटीज होगा क्या? दोबारा से डायबिटीज आपको अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने अभी वहां से फैट्स को निकाल दिए है। आपको डायबिटीज कब हो सकता है? ऐसे 10-20% चांसेस है कि आपको दोबारा से डायबिटीज हो जाए। ऐसा कब होगा? जब आप बिल्कुल भी डाइट फॉलो नहीं करोगे, आप रोज कुछ ना कुछ डाइट बाहर का खाना चालू कर दोगे, या फिर रोज आप कुछ ना कुछ मीठा खाना चालू कर दोगे, और आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो ऐसा कंडीशन अगर आप इतना एक्सट्रीम करते हो तो आपको डायबिटीज दोबारा से हो सकता है। अगर आप डाइट फॉलो करते हो, पंचकर्म को भी आप महीने में एक बार अगर कर लेते हो, एक्सरसाइज आप डेली बेसिस पे करते हो, और आप ध्यान रखते हो कि आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, और आपकी शुगर जो है आपको हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार देख लेनी है, अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो दोबारा से आपको डायबिटीज नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका हम जीटीटी टेस्ट करते हैं, अगर आपका भी हुआ होगा तो शायद आपको पता होगा कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट में क्या करते हैं, 75 ग्राम ग्लूकोज जो है वो पानी में घोलकर पेशेंट को पिलाया जाता है जिनको डायबिटीज था। ठीक है। तो वो रिपोर्ट उनकी नॉर्मल आ जाती है, तो हम बोलते हैं कि ये जीटीटी नेगेटिव हो गए और इनका डायबिटीज जो है वो पूरी तरीके से रिवर्स हो चुका है। तो ऐसे भी पेशेंट है जिनका हर साल हम जीटीटी का टेस्ट कर रहे हैं, और पिछले 4-5 सालों से उनका जीटीटी का टेस्ट एवरी ईयर हो रहा है। जो 5 साल पहले डायबिटीज के थे पेशेंट, अभी उनको डायबिटीज नहीं है। ठीक है। तो ऐसे भी हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स है कि जो 5-6 साल से नॉन डायबिटिक है और एवरी ईयर वो जीटीटी करवाते जा तो मतलब लाइफस्टाइल आपको मेंटेन रखनी है तो आपको फिर से डायबिटीज नहीं हो सकती। ओके। रहे हैं। यस। थैंक यू सो मच सर। पेशेंट के हमारे सारे डाउट्स तो मतलब अभी बहुत क्लियर हो गए हैं। और अगर किसी को भी मतलब ये पूछना है और किसी को भी ये जानकारी चाहिए कि उनके माधव बाग नजदीकी मतलब कौन से जगह पर है, तो एक मैं आपके ग्रुप में लिंक डाल दूंगी, उस लिंक को ओपन कीजिए और आपका लोकेशन डालिए तो आपको माधव बाग के नजदीकी क्लिनिक का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा।
ओके। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया कि एग्जैक्टली exactly ये सारे आई इश्यूज डायबिटीज में क्यों होते हैं, इन्हें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेस हम आई के रिलेटेड कर सकते हैं, कौन सा डाइट हमें लेना चाहिए, और पादप भंग जैसे चीजें भी हम उससे करके हेल्पफुल होती है वो आई विजन इंप्रूव करने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे एक कहूंगी कि जाते जाते आपको मतलब ऐसी कौन सी टिप्स वगैरह देनी है हमारे पेशेंट्स को, जिससे वो ये सारी आई प्रॉब्लम से बच सके। यस, सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू कहूंगा, क्योंकि उन्होंने समय निकालकर इस वेबिनार को अटेंड किया। उन्होंने ये जानने की इच्छा रखी कि आइज के प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं डायबिटीज के पेशेंट में। तो यहाँ पर उन्होंने पहला स्टेप तो ले ही लिया है कि उन्होंने उस बीमारी के बारे में पढ़ना चालू कर दिया है, उस बीमारी के बारे में नॉलेज लेना चालू कर दिया है। तो जो भी इस बीमारी में होता है, इसके कॉम्प्लिकेशन जो भी होते हैं, उनके बारे में उनको अभी से अगर पता है, तो उनका माइंड उस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है, और उसके लिए वो जरूर कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेंगे, और ये उनके साथ में ना हो इसका वो ध्यान रखेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने उनको थैंक यू करना चाहूंगा। दूसरा, आई होप आपको एक तो भी नई बात इस वेबिनार में सीखने को मिली होगी, जो आपके लाइफ में आपको उपयोगी पड़ेगी। तो उसे आपको फॉलो करना है। और आंख जो होता है वो हमारा बहुत ही कीमती अवयव बोल सकते हैं, ऑर्गन बोल सकते हैं, हमारे शरीर का है। तो इसका ध्यान हमें जरूर रखना है। तो मैं यही सबसे लास्ट एक में कहना चाहूंगा कि आपको अगर डायबिटीज है, आपको अगर बीपी है, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको हेल्थ के बारे में अच्छी नॉलेज अच्छे जगह से लेते रहना चाहिए। जितना आप ज्यादा अपडेटेड रहोगे आपके शरीर के बारे में, आपके डिजीज के बारे में, उतना अच्छी तरीके से आप उससे डील कर सकोगे। और उसे रिवर्स करना आज के डेट में पॉसिबल हो चुका है, तो उन सारी बीमारियों को आप आपके शरीर से निकाल भी फेंक सकते हो। सो यस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप सभी का भी बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आप समय निकाल के इस वेबिनार में आए और हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपने पेशेंटली सुनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय। थैंक यू।